I am going to discuss on the poem My Last Message. It was composed by रॉबर्ट ब्राउनिंग. आज मैं आप लोगों को रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता माई लास्ट मैसेज पढ़ाऊँगा. इस कविता में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लास्ट मैसेज, अंतिम प्रेमिका, ये मैसेज जो है उसकी वाइफ है, मैसेज इसकी वाइफ है, तो उस अंतिम पत्नी या अंतिम रानी, इसका नाम है अंतिम पत्नी या रानी, मतलब वही प्रेमिका नामक कविता मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. दिस पोएम हैज बीन कंसीडर्ड इन 1842 and the second time 1849 and third time it was published in 1833. All of us, I want to discuss about the life of Robert Browning. In the first step, it is said that Robert Browning was also the poet of Victorian age. This poem has been written, or this poem has been called Victorian age poetry. ये विक्टोरियन एज पोइट्री मानी जाती है. कवि जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज का जो है कवि था. इट इज फाउंड दैट, यह देखा जाता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन मई 7, 1812 एंड एट कंबर्ग. मतलब कि उसका जो जन्म हुआ था, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो जन्म हुआ था वो 1812 ईस्वी में 7 मई 1812 ईस्वी को कंबर्ग नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था. मीन्स ही वॉज बॉर्न ऑन मई 7, 1812 एट कंबर्ग. His father was, it is found that, it is considered that about the life of the poet, about the life of Robert Browning, his father was a clerk, he belongs to a family, his father was a clerk in the Bank of England. At that time, the situation of his family was the possession of the country, possession of the family was that his father was a clerk in the Bank of England. उसके घर की जो धन या सोर्स ऑफ इनकम की जो स्टैंडर्ड था, सोर्स ऑफ इनकम की जो स्थिति थी, वो ये थी कि उसके पिताजी एक बैंक में, इंग्लैंड के बैंक में एक क्लर्क थे. इन द थर्ड स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप, हिज फादर वाज ए मिक्स्ड जर्मन एंड स्कॉच डिसेंट. उसकी जो माता थी, हिज फादर वाज ए मिक्स्ड जर्मन मतलब मिश्रित जर्मन थी. मतलब शी वाज नॉट प्योर जर्मन, शी वाज नॉट प्योर जर्मन, अर्थात यह जो था मिक्स जर्मन, मतलब मिक्स जर्मन इसकी जो माँ थी उससे उत्पन्न संतान था. हिज फादर ओन्ड ए लाइब्रेरी. ओन मीन्स होता है ओनर, ओनर मीन्स होता है स्वामी. यहाँ ओनर का मतलब होता है स्वामी. रॉबर्ट ब्राउनिंग के बैकग्राउंड में जब हम पीछे चलते हैं देखेंगे तो उसके पिताजी पुस्तकालयों के बहुत बड़े शौकीन थे. मतलब पुस्तकालयों को सजा करके रखते थे. आप 6000 वॉल्यूम्स, मतलब कि इतने 600 वॉल्यूम्स की पुस्तकें उसमें उनके लाइब्रेरी में पाई गई. ब्राउनिंग स्टडीड द बुक्स विच ही फाउंड इन हिज फादर्स लाइब्रेरी. द पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज फॉन्ड ऑफ स्टडी ऑफ द बुक. मतलब कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो किताबों के अध्ययन करने के बड़े शौकीन थे. बट देयर इज ए प्रॉब्लम, ही ओनली स्टडीड दोज बुक्स विच आर लेड इन हिज लाइब्रेरी ऑफ हिज फादर. मतलब वो वही किताबों का अध्ययन कर पाते थे जो किताबें उनके पिता की लाइब्रेरी में निहित रहती थी. एंड विथ ग्रेट अटेंशन एंड इंटरेस्ट, he was very interested to know
to know in inner situations of any book which which he studies with great attention and interest। मतलब वो बहुत ही अच्छे मनोवृत्तियों के साथ रुचि लेकर के उन किताबों का अध्ययन करते थे। When he was 14, it is said that it is a skillness boon about his life। When he was 14, his loving mother brought him। He was deported from England, मतलब वो इंग्लैंड से चले गए अपनी माता के साथ। The works of Shelley and some of the notes of the Keats, मतलब इंग्लैंड से वो अपनी माता के साथ कीट्स और शैली की कविताओं को पढ़ने अध्ययन करने के लिए वहाँ से निकल गए, वहाँ से प्रतिस्थापित हो गए, विस्थापित हो गए। मतलब ये बताया गया कि अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, अबाउट हिज फादर, अबाउट हिज मदर, द कंडीशन ऑफ हिज स्टडी, द कंडीशन ऑफ हिज लाइब्रेरी, द कंडीशन ऑफ born of his mother। His mother was mixed German and Scotch descent। When he was only 21 years, जब वो 21 वर्ष के थे, अर्थात रॉबर्ट ब्राउनिंग जब 21 वर्ष के थे, an opportunity to visit Russia, he went to Russia, वे रसिया जाते हैं, वो रसिया गए, stayed there for 3 months। They stayed there for 3 months in the company of Russian Consul General। It is said that when he was living in Russia country, where the company of Russian Consul General was adopted by him at that place, he went to Italy once a year during a visit to his son in 1898। एक बार, अब देखिए उनके जीवन का अंतिम चरण आता है, संक्षिप्त में ही आप जानिए, 8 पॉइंट हैं, मैंने लिखा है 8 पॉइंट, उसके उनको बताया जाता है थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि अभी आपको मैं कविता के बारे में वाला वाला हूँ, कविता कहाँ से क्या होती है। He went to Italy once a year during a visit to his son, मतलब वो 1889 ईस्वी में अपने पुत्र को देखने इटली जाते हैं, वही उनका अंतिम क्षण है। देखिए क्या होता है वहाँ पर। He caught chill and developed bronchitis and passed away on December। अच्छा, उसी समय जब वो इटली जाते हैं, he caught chill and developed, उसी समय उनको तेज ब्रोंकाइटिस मतलब गले की एक बीमारी होती है, खांसी आने की बीमारी होती है, वो बहुत गंभीर रोगी हो गए, ब्रोंकाइटिस के गंभीर रोगी हो गए। और 12 दिसंबर 12 1889 और 12 दिसंबर 1889 ईस्वी को ही हैज पास्ड अवे फॉर एवर फ्रॉम द अर्थ। मतलब वो इस प्रकार से 1889 ईस्वी में 12 दिसंबर 1889 ईस्वी को इस दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। द डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एस्लेंडो, मतलब एक उनकी कृति थी एस्लेंडो, वो बताया जाता है कि एस्लेंडो नाम की जो उनकी कृति थी, उनका लिटरेरी वर्क जो था, इट इज़ अबाउट टू पब्लिश, वही प्रकाशित होने वाला था। द डे इज सेम डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एस्लेंडो, मतलब एस्लेंडो जो नाम की कृति थी उसके पब्लिकेशन का ही वो दिन होता है, जब वो मरते हैं तो उसके पब्लिकेशन का ही दिन होता है। व्हेन ही पास्ड अवे, जब वो मर जाते हैं, द पब्लिकेशन ऑफ एस्लेंडो द लिटरेरी वर्क ऑफ हिज ओन वाज अनाउंस्ड बाय हिज सन, मतलब कि जब वो मर जाते हैं तो इसके पब्लिकेशन, एस्लेंडो नामक बुक का जो पब्लिकेशन है उसका अनाउंसमेंट उसके पुत्र द्वारा किया जाता है। ये उनके उनका जीवन चक्र रहा। मतलब इस प्रकार से उनका जीवन जो है 1812 ईस्वी में शुरू होता है, 1889 में एस्लेंडो नाम की जो बुक है उसके प्रकाशन के दिन ही वो ब्रोंकाइटिस, एक गले की बीमारी से, गंभीर गले की बीमारी से उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द लाइफ एंड द स्ट्रगल लाइफ एंड द स्ट्रगल टाइम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, द ग्रीफ एंड हैप्पीनेस टाइम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग was considered in related to this point. So I want to express about something
ऑफ माई लास्ट डचेज, ये लास्ट डचेज अंतिम पत्नी अंतिम रानी जो ये कविता लिखी गई है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सो द पोएम माई लास्ट डचेज केम इनटू द पब्लिकेशन ऑफ 3 टाइम्स। मतलब ये जो माई लास्ट डचेज नाम की जो कविता है, इसका 3 बार प्रकाशन हुआ, और वैसे और तो मिलता है लेकिन 3 बार। दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ माई लास्ट डचेज, मतलब लास्ट डचेज को 3 बार प्रकाशित होना बताया गया है। तो ये जो जिस स्थिति में प्रकाशित हुई है, द पब्लिकेशन, द कंडीशन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ माई लास्ट डचेज द पोएम, इन द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, इन द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, इट वाज द टाइम ऑफ 1842, 1842 में प्रथम बार ये पब्लिश हुई है। माई लास्ट डचेज के बारे में बताया जाता है कि ये 3 बार जो है, मुख्य रूप से 3 बार इसका पब्लिकेशन हुआ है। तो पहली टाइम जब ये पब्लिकेशन इसका हुआ तो 1842 ईस्वी में, इट वाज नेम्ड, मतलब इसका जो नामकरण पड़ा था, मतलब इसको नाम, जिस नाम से पुकारा गया, इट वाज कॉल्ड फर्स्ट इटली, इट वाज द मोड ऑफ writing, it was the mode of the writing of my last डचेज poem, it was in mode dramatic lyrics, it was also called at that time it is dramatic lyrics, मतलब नाटकी कविता। वैसे तो आप जानते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स होता है एकल नाटक कथन, इसका मतलब होता है एकल नाटक कथन। तो इस प्रकार से इस जब पहली बार प्रथमतया 1842 ईस्वी में ये जब प्रकाशित हुई माई लास्ट डचेज, तो इसका पहला नाम क्या था, माई फर्स्ट इटली, इन द मोड ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स। इन द सेकेंड टाइम व्हेन इट पब्लिश्ड, जब दूसरी बार ये पब्लिश्ड हुई तो उस समय का समय था 1849। आई होप दैट द स्टूडेंट्स विल नोट these points which are related to your poem my last डचेज। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा के दृष्टि से भी, वैसे भी जानकारी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट तिथियाँ हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन सेकेंड टाइम 1849, इट वाज गिवन द मोड ऑफ द पोएम ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स। So it is called at that time, in the second time of the publication, as a dramatic romances, dramatic romances, do you know, and lyrics, काव्य की। माई लास्ट डचेज, उस समय इसका नाम जो है आ गया था। फेरारा जो उसकी विलोप्ड है या उसकी वाइफ है, उसका नाम आ गया था। पहली बार तो नहीं आया था, पहली बार तो ये गुम नाम है। In the second time when it published in 1849, the name of फेरारा, अर्थात फेरारा जो डचेस थी, उसकी जो क्वीन थी, उसकी जो वाइफ थी, उसका नाम था फेरारा, ये आ गया। The name of the फेरारा had come into the force, into the publication, into the literary area. इन द थर्ड टाइम, जब वो तीसरी बार प्रकाशित हुई, इट वाज द टाइम ऑफ 1863, वह 1863 का युग था, 1863 का समय था। द टाइटल वाज सेम, देयर इज नो एनी चेंजिंग इन द टाइटल ऑफ माई लास्ट डचेज। इट वाज कॉपीड, मतलब उसी को उतार लिया गया। मतलब 1863 में जब इसका नामकरण पड़ा, मतलब इसका तीसरी बार जब प्रकाशन हुआ, तो उस समय द टाइटल वाज सेम, इट रिवाइज, मतलब उसी को दोहराया गया। जो नाम था उसी को अनुकरण किया गया, मतलब कि नाम किसी प्रकार से नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इट इज कन्फर्म, इट हैज बीन कन्फर्म दैट माई लास्ट डचेज इज द रियल नेम ऑफ द पोएम।
डचेज वाज आल्सो फेरारा। फेरारा का नाम आता है कि वो जो उसमें क्वीन है, उसकी जो पत्नी है वो कौन है? फेरारा है। डिड नॉट चेंज मतलब किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया। अर्थात माई लास्ट डचेज नाम की जो कविता थी, फेरारा जो उसमें क्वीन है, उसमें जो वाइफ है उसकी ड्यूक ऑफ फेरारा, मतलब कि क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी, जो डचेज मतलब वो फेरारा का नाम उसमें आता है। तो माई लास्ट डचेज मतलब कि वो जो उसमें क्या कहते हैं कि वो जो ड्यूक है, मतलब कि जो राजा है वहाँ का, वो उसी ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक प्रकार से कह सके कि वही स्पीकर है। अब हम पहुँचते हैं ड्रामेटिक लिरिक्स इन रिटेन इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब एक प्रकार से एक प्रश्न आ रहा है कि ये ड्रामेटिक लिरिक्स और ये बाद में ड्रामेटिक मोनोलॉग के मोड में एक कविता लिखी गई, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक्स है क्या? थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको डिटेल करेंगे, संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। ड्रामेटिक लिरिक्स एक प्रकार का नाटकी ये काव्य गीत होता है, और जब इसके फॉर्मेशन को जब ये लिपिबद्ध मतलब लेखबद्ध किया जाता है, ड्रामेटिक लिरिक्स इन रिटेन लिखित में जब ड्रामेटिक काव्य मतलब कि नाटकीय काव्य को जब लिखित में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो वो क्या हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। So you know about the you should know about the nature of dramatic monologue। ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो प्रकृति होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। There is only one speaker in dramatic monologue। In the nature of dramatic monologue, there is only one speaker who speaks always, who is speaking forever, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब कि वो जो नाटकीय कथन होता है जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो कथन होता है उसमें जो स्पीकर होता है वही पूरी कथा शुरू से लेकर के अंत तक प्रस्तुत करता है। देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनीबॉडी हु इज सिटिंग बिफोर हिम एज ए लिसनर। मतलब कि एज एन ऑडियंस, मतलब श्रोतागण के रूप में या एक श्रोता के रूप में या सुनने वाले के रूप में यदि कोई उसके सामने उस स्पीकर के सामने कोई बैठा रहता है वो किसी प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता। अर्थात देयर इज नो रोल ऑफ दैट पर्सन और देयर इज नो रोल ऑफ दीज पर्सन्स हु आर सिटिंग देयर एज लिसनर्स, मतलब सुनने वालों के रूप में जो भी लिसनर्स वहाँ पर बैठे रहते हैं वो किसी प्रकार से उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। इस प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग एकल नाटक जो कथन होता है उसमें देयर आर 3 एपिसोड। आप ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के उसमें वो विचारधारा 3 प्रकार का उसका स्टेप होता है। पहला होता है स्पीकर, ही ऑलवेज स्पीक, ही कंप्लीट ऑल द स्टोरी बाय एनी डिस्टर्बेंस ऑफ लिसनर्स। मतलब जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें जो स्पीकर होता है वही पूरी कथा को शुरू से लेकर के अंत तक कहता है। जो लिसनर होता है इट इज़ द सेकंड पर्सन ऑफ द नेचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो दूसरा पर्सन होता है वो उसको लिसनर्स कहते हैं, सुनने वाला। वो जो सुनने वाला होता है वो किसी प्रकार से बीच में बोलता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कहानी तो मतलब कि वो जो स्टेटमेंट होता है वो तो थोड़ा सा इंड हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा रुक जाता है लेकिन उसकी कथा पूरी नहीं होती, अर्थात कथा शुरू ही रहती है। तीसरे स्टेप पर है, तीसरा जो एटीट्यूड है वो क्या है? ड्रामा, अंडरलाइन ड्रामा। मतलब तीसरा जो स्टेप होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो तीसरा जो पर्सन होता है, तीसरा जो कैरेक्टर होता है वो साइलेंट कैरेक्टर होता है। वैसे तो दोनों पहले के अलावा दोनों कैरेक्टर जो है वो साइलेंट होते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ दीज 2 and 3rd कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। मतलब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में दोनों तीसरे किसी प्रकार से उनका कोई रोल नहीं होता है। बट इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। जब उसका ड्रामा नाम पड़ा है तो एक से अधिक लोग तो रहते हैं लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बिसाइड अब थोड़ा सा हम आपको माई लास्ट डचेज में थोड़े से और 2 कैरेक्टर हैं उनका थोड़ा सा हम नाम लेना चाहेंगे। बिसाइड दिस देयर आर 2 इमेजिनरी कैरेक्टर्स। मतलब इनके अलावा बिसाइड दीज माने इनके अलावा और 2 कैरेक्टर हैं। उनका क्या नाम है? एक क्लाउस ऑफ इंसबर्ग, मतलब एक इंसबर्ग नाम है, और एक फ्रा पेंडॉल्फ, ये पेंटर है और एक शिल्पकार है। मतलब इस प्रकार से 2 और उसमें कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल साइलेंट हैं। वो पहले का नाम है
फ्रा पेंडोल्फ जो पेंटर है, और दूसरे का नाम क्लाउज ऑफ वर्क, मतलब वो स्कल्पटर है, वो शिल्पकार है जिसने उस तस्वीर को गढ़ा है और जिसने उस पर रंग लगाया है, जिसने उसको डार्क किया है। वो डचेस जो क्वीन है वो उसका नाम है लुक्रीजिया डी मेडिसी, मतलब लुक्रीजिया डी मेडिसी जो है वो उसकी रानी है, उसकी पत्नी है, उसकी राजकुमारी है, मतलब कि वो राजा की पत्नी है। इसकी जो शादी होती है वो 1558 ईस्वी में 14 वर्ष में, और मरती है 1561 में 17 साल की अवस्था में। इस प्रकार से जो माय लॉस्ट डचेज नाम की जो कविता है उसका इस प्रकार से स्टोरी है कि वो जो डचेज है, जो क्वीन है, वो लुक्रीजिया डी मेडिसी उसका नाम है, उसकी शादी 1558 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में होती है, और उसकी वो मरती है 1561 में 17 वर्ष की अवस्था में। इस प्रकार से थोड़ा सा हम आपको कविता की तरफ ले चलते हैं।